ओ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। डकार ले लिया है इसके साथ ही, सॉरी। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पेपर। ठीक है, किस सेमेस्टर के लिए? तो सेमेस्टर 2 में भी है और सेमेस्टर 3 में भी है। लेकिन सेमेस्टर 3 में किसी किसी यूनिवर्सिटी में है, जैसे BBMKU, और सेमेस्टर 2 में तो सभी यूनिवर्सिटी में है, ऑल ओवर झारखंड और आउट ऑफ झारखंड। तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 का। ठीक है, सेमेस्टर 3 में मैच करेगा या नहीं करेगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन सेमेस्टर 2 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 वाले भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले आपके हिंदी में है, उसके बाद आपका इंग्लिश में है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश का पेपर। तो सबका मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे एक एक करके। और हाँ, जो लोग गैस पेपर नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा, प्रोफेसर गैस पेपर से लिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर गैस पेपर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं अंत में दिखा भी देता हूँ आपको। ये कुछ इस टाइप सा गैस पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जिससे समझ में आए आप देख सकते हैं। मैं हिंदी का ही बताऊँगा क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक, अरे भाई, क्वेश्चन क्या है कि एक डेटा सेट में मूल्यों के विस्तार को प्रतिष्ठान करने वाला विस्तार का माप क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। सीमा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सीमा। और सीमा को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना बारंबारता में, ये इस तरह से 20 से 25, ठीक, फिर 25 से 30, 25 से 30, ये जो आता है ना यहाँ से यहाँ 25 कितना, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। कितना का रेंज है? 5 का रेंज है सब में, इसी को बोलते हैं सीमा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठान से प्रत्येक डेटा बिंदु की सामान्य दूरी किस सांख्यिकीय माप द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैक्सिमम मैथ वाले पेपर में ही बच्चे फेल करते हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में ही मैक्सिमम बच्चे फेल करते हैं। जितने भी बच्चे फेल करते हैं सेमेस्टर 2 में, उसमें से मैथ का ही सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना की संभावना होती है और उसका पूरक नहीं होने की है? तो किसी घटना की संभावना होती है और उसका पूरक नहीं होने की कितनी संभावना है? ठीक है, तो देखिए किसी भी घटना जो है इसका पूरक संभावना होता है। किसी घटना की संभावना होती है और उसका पूरक नहीं होने की संभावना कितनी है? तो पूरक संभावना है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई घटना की एक निश्चित कोई घटना जब निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट है, संभावना में उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं जो समय पर नहीं हो सकती? ठीक है, तो जो घटनाएं समय पर नहीं हो सकती उन घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग पूरक घटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए संपूरक घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, संपूरक घटनाएं, तो यही हो जाएगा संपूरक घटनाएं। लेकिन यहाँ पे पूरक घटनाएं होनी चाहिए। संभावना में उन घटनाओं को हम क्या बोलते हैं जो समय पर नहीं हो सकती? तो संपूरक घटनाएं, समरूप घटनाएं, संयुक्त घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, इसको संपूरक घटनाएं ही रहने दीजिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन समस्याओं के संदर्भ में LLP का फुल फॉर्म क्या है? ये चीज़ आपको सिंपल जानना है। ठीक है, LLP, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है रैखिक प्रोग्राम समस्या, यानी कि लाइनर प्रोग्राम प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए लाइनर प्रोग्राम प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो लाइनर प्रोबेबिलिटी प्रोग्राम, लाइनर प्रोग्रामिंग समस्या, हाँ यही नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर, लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, LPP नोट कर लीजिएगा, लाइनर प्रोग्रामिंग LPP। ठीक है, प्रॉब्लम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा गणितीय शब्द लीनियर कौन सा गणितीय शब्द लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या यानी कि LPP लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या में
सीमाएं या प्रतिबंधों की ओर संदर्भित करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्वेश्चन की आने की भी संभावनाएं इंग्लिश में ही ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइनर प्रोग्रामिंग समस्या यानी कि एलपीपी को हल करने के लिए किस ग्राफिक मेथड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एलपीपी को सॉल्व करने के लिए रेखांकन मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेखांकन मेथड, ऑप्टिमाइज, ज्योमेट्रिक मेथड, लाइनर ग्राफ मेथड, या क्या हो जाएगा इसमें जी? तो इसमें रेखांकन लाइनर ग्राफ मेथड। ठीक है, और ये ज्योमेट्रिक मेथड में मैं कन्फ्यूजन हो गया हूँ। ऐसा मैथ जो है ना मैंने भी नहीं पढ़ा था, अब क्या बताऊँ। इसका आंसर लाइनर ग्राफ मेथड ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभावना में किसी घटना की संभावना यदि एक और घटना पहले हो चुकी है तो इसे किस प्रकार की घटना कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं शर्त अनुसार संभावना वाले घटना। ठीक है, यहाँ पे शर्त है, संभावना में किसी घटना की संभावना यदि एक, ठीक है, और घटना पहले हो चुकी हो तो इसको शर्त अनुसार संभावना घटना कहा जाता है। नेक्स्ट है एक नमूना स्थिति में सभी संभावित परिणामों की संभावना का योग क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल संभावना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिनल संभावना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि विस्तार का कौन सा माप वेरिएंट के फॉर्मूला के रूप में परिभाषित है? ठीक है, तो विस्तार का कौन सा माप वेरिएंस के वर्गमूल के रूप में परिभाषित है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? तो देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने का दृष्टिकोण को ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, थिंकिंग से बना है सोचना। ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि इसका जो मेथड है थोड़ा सा हिंदी में ही लगता है, बाकी शब्द उड़ जाता है ना, बाउंस कर जाता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में समस्या विघटन का क्या मतलब है? ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में समस्या के विघटन का मतलब है कि एक जटिल समस्या को छोटे छोटे संभाज्य भागों में विभाजित करना। ठीक है, कोई भी एक बड़ा समस्या है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक कुंजीभूत तत्व है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक कुंजीभूत तत्व है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवस्थता। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अवस्थता को? कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक कुंजीभूत तत्व है तो अवस्थता होता है, एंड यहाँ पे संक्षेपण हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, संक्षेपण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिग्री मेथड का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि वर्तमान जानकारी जो हमें प्रेजेंट टाइम में जानकारी मौजूद है, वर्तमान जानकारी के आधार पर निर्णय लेना। ठीक है, बिना भविष्य के परिणामों को ध्यान रखते हुए, जो कि एक तरह से गलत है। भविष्य का परिणाम क्या होगा इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिग्री मेथड है कि हमको जानकारी के आधार पर, जो अभी हमें जानकारी मिला है उसी के आधार पर निर्णय लेना। अब फ्यूचर में क्या होगा इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिग्री मेथड। नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में विभाजन और विजय कैसे काम करता है? ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में विभाजन और विषय कैसे काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा एक समस्या को छोटे हिस्सों में विभाजित करना और उन्हें एक एक करके हल करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एक समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, उन्हें एक एक करके हल करना, इसी को बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, विभाजन और विजय का मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्यूडोको का उपयोग क्या किया जाता है? ठीक है,
तो प्यूडो कोड जो होता है आपका, प्यूडो कोड, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? हिंदी में लिखा है ना, इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत होता है यार। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्यूडो कोड का उपयोग जो करते हैं, इसको हम लोग करते हैं दोस्तों सामान्य भाषा में एल्गोरिथम बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी सामान्य भाषा है उसको एल्गोरिथम बनाने के लिए प्यूडो कोड का उपयोग किया जाता है, प्यूडो कोड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एल्गोरिथम को समझाना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो एल्गोरिथम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का विकास करता है। ठीक है, प्रभावी समस्या समाधान की जितने भी रणनीति होती है उन सबको विकास यानी कि डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में संक्षेपण का क्या रोल है? ठीक है, तो संक्षेपण का इतना रोल है कि आवश्यक जितने भी विवरण हैं, ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में नहीं है जो आवश्यक विवरण को समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, और इसमें हो जाता था कि आवश्यक विवरण जितने भी होते हैं उसको केंद्रीय करके जटिल समस्या का समाधान को सरल करना। और यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखा हुआ है कि मुद्दों को आवश्यक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करके जटिल समस्याओं का बनाना, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मुद्दों को आवश्यक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करके जटिल समस्याओं का सरल करना ही इसका हो जाएगा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का संक्षेपण रोल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में फ्लो चार्ट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मेन पर्पज क्या होता है फ्लो चार्ट का? तो फ्लो चार्ट का मेन पर्पज होता है कि एक एल्गोरिथम के जितने भी कदम होते हैं इन कदमों को दृश्यकृत करना, मतलब दिखाना और प्रतिष्ठित करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक फ्लो चार्ट की अवस्था और डिजाइन का क्या मतलब है? तो एक फ्लो चार्ट में अवस्था यानी कि स्टेज और डिजाइन को क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो स्टेप होता है, कदम मतलब स्टेप लीजिएगा। ठीक है, जो स्टेप होते हैं प्रक्रिया में, स्टेप और निर्णय स्थानों को प्रतिष्ठित करना मतलब दिखाना। ठीक है, प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का प्रमुख ध्यान कहाँ है? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का जो मेन ध्यान है यह किस ओर है? डेटा को यादृश करना यानी कि डेटा को विजुअलाइजेशन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थोड़ा सा कंप्यूटर से भी रिलेटेड। क्वेश्चन है सांख्यिकी, ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स। सांख्यिकी डेटा को संगठित और छांटने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन हो जाता है, इसमें एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा क्योंकि आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट होगा। और क्या बताएं, 10th अगर जिन लोगों ने आर्ट्स किया है उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, आर्ट्स कॉमर्स वालों को, क्योंकि मूल रूप से सरकार यही चाह रही है ना कि अब बच्चे ग्रेजुएट ना हो ग्रेजुएट नहीं हो, इसीलिए ना सबको आर्ट्स वालों को भी मैथ पढ़ा रहा है, और आर्ट्स जो इंग्लिश नहीं जानता है पढ़ने उसको भी इंग्लिश पढ़ो, ज़बरदस्ती एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट डेटा विश्लेषण के लिए उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा चार्ट डेटा विश्लेषण के लिए उल्लेखित नहीं है? तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज चार्ट, यानी कि इसको ब्रिज चार्ट ना क्या होता है जी, ब्रिज चार्ट नहीं, पाई चार्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चार्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको आवृत्ति चार्ट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चार्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सांख्यिकीय डेटा के साथ काम किया जा रहा है तो एक्सेल का उपयोग कर्ताओं को क्या गणना करने की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, जब मतलब क्या बताऊं, जमा ही बार बार आ जाता है हमको। जब सांख्यिकीय डेटा के साथ काम किया जाता है यानी कि जब हमारे डाटा होता है सांख्यिकी का तो उसके साथ काम किया जाता है तो एक्सेल का यूजर्स को गणना करने के लिए यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। कौन सुविधा प्रदान करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, सांख्यिकीय माप। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो जाएगा।
इसका हिंदी बहुत टफ बनाया गया है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में होता तब ना, मुझको भी समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। कौन सा चार्ट विभिन्न श्रेणियों में डेटा का वितरण प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा चार्ट जो है डेटा का वितरण, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डाटा को बांटा जाता है अलग अलग भागों में, वह सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। ये इस तरह से बनता है पाई, और यहाँ पे बहुत सारे इसको पार्ट्स में बांटा दिया जाता है। ये खनिज हो गया, मान लीजिए ये अभ्रक हो गया, ये कोयला हो गया, इधर सोना हो गया, तो इस तरह से बांटते हैं ना पाई चार्ट। ठीक है, इसको हम लोग ब्रिज चार्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन सा सांख्यिकीय माप एक डेटा सेट में मध्य मूल्य का निर्धारण करने में सहायक है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिड पॉइंट। ठीक है, मध्य बिंदु। नेक्स्ट है एक्सेल में डेटा सेट की केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रतिष्ठित लिखा है, प्रदर्शित करने के लिए गणना की जा सकती है। ठीक है, तो किसकी गणना की जा सकती है? मीडियन की, मिड मीडियन मॉड पढ़े हैं ना, मीडियन की, माध्य की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा चार्ट दो चरणों के बीच संबंधों को दृष्टि में रखने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा चार्ट दो चरणों के बीच संबंधों को दृष्टि रखने में उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक्सेल में एक डेटा सेट के मूल्यों का विस्तार की गणना के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ है? ऑप्शन ए नंबर में ही है वेरिएशन। नेक्स्ट है प्रत्येक भाग के योगदान को पूर्ण दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी है? ठीक है, प्रत्येक भाग के योगदान को पूर्ण दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ये इस तरह से बनता है आपका दंडालेख की तरह, कॉलम 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 बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा विश्लेषण में रडार चार्ट का उद्देश्य क्या है? तो डेटा के विश्लेषण जब हम लोग करते हैं, डाटा का एनालाइज करते हैं, तो इसका उपयोग होता है मल्टीपर्पज़ के लिए। ठीक है, बहुपरिकारी डेटा प्रस्तुत करना, मल्टीपर्पज़ डेटा को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है कौन सी एक्सेल विशेषता का उपयोग डेटा को विशिष्ट मापदंडों पर फिल्टर और संगठित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिवट टेबल। इसको पिवट टेबल या पाइवट टेबल बोलिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सा चार्ट प्रायिकता डेटा के फ्रीक्वेंसी वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा चार्ट प्रायिकता डेटा के फ्रीक्वेंसी वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बार चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा विश्लेषण में मानक विचलन शब्द का क्या प्रतिष्ठान में डेटा विश्लेषण में मानक विचलन शब्द क्या प्रतिष्ठान की माप है? ठीक है, तो बताना है किस प्रकार की माप है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा विस्तार माप होता है यह एक प्रकार का डेटा फैलाव माप या डेटा विस्तार माप। नेक्स्ट है कौन सी एक्सेल समारोह का उपयोग किया जाता है एक डेटा सेट में मूल्यों को संक्षेपण या संक्षेपता गणना के लिए? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग काउंटिफाई, इसी को दे दीजिए, काउंटिफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे से मतलब यह सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अल्टर लग रहा है यार मैं भी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश टाइप से कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। व्हाट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट प्रेजेंट दैट स्प्रेड ऑफ वैल्यू? ठीक है, इन अ डाटा सेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीन डेविएशन, रेंज। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में इंग्लिश में इजी बुझाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंज। मैंने बताया था ना शुरू में कि कितना का रेंज है सांख्यिकी में। तो इसी तरह से क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैटिस्टिक्स मेजर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मीन डेविएशन। मानक विचलन को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं यार, इसका मीन डेविएशन का होता है माध्य विचलन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जितना भी है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश में आएगा या हिंदी में,
यह तो कहना मुश्किल है, आना तो दोनों सब्जेक्ट में चाहिए। लेकिन मैं कुछ इतिहास बताता हूँ, जैसे कि BBMKU में एग्ज़ाम हो चुका है। BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे जब एग्ज़ाम हुआ तो ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था, ठीक है। और बात करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग है, वहाँ पर भी यह पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था। अब रांची यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद SKMU दुमका हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू हो गया, कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया। यहाँ पे किस पे आएगा वो कहना मुश्किल है, ठीक है। अब तो डिपेंड आपकी ही यूनिवर्सिटी पे करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन देगा। तो जो भी हो, मैं इसलिए कहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड इट्स कंप्लेंट नॉट हैपनिंग। तो कंप्लेंट नॉट हैपनिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते थे पूरक संभावना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, सॉरी। और अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो दोस्तों गेस्ट पेपर ख़रीद लीजिएगा। बाकी मैं जितना भी हो सके गेस्ट पेपर से कर लीजिए, और एग्ज़ाम के टाइम्स में जब होगा उस टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, वह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा फ्री में, कोई भी चीज़ का मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। जो बस एड से आता है वही हो जाएगा यार, बाद बाकी मेरा ये थोड़ी मतलब अपना काम तो है ही है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।